यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम भारत को अगली आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन जब हम टॉप 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो इसमें भारत आर्थिक महाशक्ति बनने से काफी दूर है। हालांकि भारत ने प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है, लेकिन भारत अपने प्रतिद्वंद्वी चीन से काफी पीछे है। तो सवाल ये है कि क्या भारत हमेशा से चीन से पीछे रहा है? तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें 1980 में जाना होगा। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1980 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन से अधिक था। 2001 तक जब चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में 28% बढ़ी थी और 21वीं सदी में कई वर्षों के तीव्र विकास के बावजूद 2021 तक भारत की अर्थव्यवस्था और भी गिर गई, जिसके कारण भारत चीन से पिछड़ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की जीडीपी वृद्धि हमेशा अतीत में भारत की तुलना में अधिक रही है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 40 वर्षों में चीन के साथ गति बनाए रखती तो वर्तमान में भारत का सकल घरेलू उत्पाद $3.47 ट्रिलियन के बजाय $10 ट्रिलियन होता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। हालांकि भारत एक चीज में जरूर चीन से आगे निकल जाएगा, और वह है जनसंख्या। भारत की 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम और 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। ये देश की ताकत भी है और कमजोरी भी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत की बेरोजगारी दर लगभग 7% या 8% के आसपास मंडरा रही है, और सीएमआई के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर, जिसमें रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्ति शामिल हैं, वो 6 साल पहले के मुकाबले 46% से 40% नीचे गिर गया है। ये चार्ट दिखाता है कि भारत की युवा बेरोजगारी दर 40% है, जो 7.7% की ओवरऑल रेट से बहुत अधिक है, और यदि आप इसमें घरेलू वयस्क महिलाओं को शामिल करते हैं तो ये दर काफी और अधिक होगी। अगर पुरुष स्तर पर महिलाओं को भी रोजगार दिया जाए तो महिला रोजगार दर में वृद्धि से भारत को अतिरिक्त 235 मिलियन श्रमिक मिलेंगे, और यह संख्या एशिया में सभी कारखानों को भरने के लिए पर्याप्त से अधिक है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ये कोई असामान्य बात नहीं है कि किसी परिवार की महिलाओं के घर में रहने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, लेकिन भारत सबसे अलग है क्योंकि इसकी महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। उदाहरण के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जिसके रीति रिवाज भारत से बहुत अलग नहीं है, उसके बावजूद वहां के परिधान निर्माण में उछाल ने 2005 के बाद से कामकाजी महिलाओं की संख्या में 50% की वृद्धि की है। वहीं वियतनाम में 3/4 महिलाएं काम करती हैं, लेकिन जिन मेगा कारखानों ने इन देशों की महिलाओं को रोजगार के लिए बढ़ावा दिया, वे भारत में बड़े पैमाने पर अनुपस्थित हैं। भारत में मुख्य समस्या रोजगार के अवसरों की कमी है। समस्या का एक बड़ा हिस्सा भारत की खराब शिक्षा प्रणाली और नौकरी प्रशिक्षण है। यहाँ कई लोगों के पास कई डिग्रियां हैं, पर वो सभी बेकार हैं। ये डेटा दिखाता है कि 25 से 34 युवा आयु वर्ग की आबादी का केवल 20% चिकित्सा, उन्नत अनुसंधान जैसे उच्च कौशल वाले व्यवसायों में है। भारत के युवा अपनी सरकार के कारण कौशल और शिक्षा प्राप्त करने में विफल रहे हैं। भारत सरकार प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2% का औसत खर्च करती है, जो ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में बहुत कम है। भारत उन देशों में भी है जहां स्वास्थ्य देखभाल पर सबसे कम जीडीपी का केवल 1.3% खर्चा करता है। भारत मानव विकास के 2 प्रमुख कंपोनेंट्स शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने में विफल रहा है, जिसके कारण श्रम उत्पादकता गिर रही है। अर्थव्यवस्था में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए श्रम उत्पादकता सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की श्रम उत्पादकता बढ़ती है, इट प्रोड्यूसेस मोर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रिलेटिव वर्क। और अगर हम ब्रिक्स देशों के प्रति घंटे जीडीपी की तुलना करें तो भारत की उत्पादकता सबसे निचले स्तर पर है, क्योंकि चीन के नेता तर्कसंगत यानी रैशनल डिसीजंस लेते हैं, जो निर्णय लंबी अवधि तक सभी नागरिकों की जरूरतों को संतुलित करते हैं। इससे चीन का तीव्र निरंतर विकास हुआ है, जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़कें और बिजली,
और सार्वजनिक सेवाएं जैसे कि शिक्षा और पीने के पानी जैसी बुनियादी चीजें बेहद अपर्याप्त है और जिसके कारण विकास नहीं हो पाता है। तो सवाल ये है कि अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में 8% से 9% की वृद्धि हुई, तो भारत की क्यों नहीं? क्योंकि पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने आज भारत की तुलना में शिक्षा और बुनियादी ढांचे में कहीं अधिक निवेश किया है। बुनियादी ढांचे के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था ने भूमि सुधार, संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की खरीद और सड़कों, रेलवे और वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों के निर्माण सहित फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में वृद्धि देखी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में गिरावट है। 2008 के बाद से एफडीआई जीडीपी के 3.6% से गिरकर 1.4% हो गया है। सरकार को अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक एफडीआई की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। सरकार के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतियों और पहलों को लागू करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि व्यापार करना आसान बनाना, कर प्रोत्साहन प्रदान करना और निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और सरकारी राजस्व को दबाव में रखने के बाद भी 2025 तक अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके। अभी भारत की अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन के आसपास मंडरा रही है। पिछले 10 वर्षों में सरकार का राजकोषीय घाटा यानी सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर बढ़ा है। बढ़ता राजकोषीय घाटा देश की क्रेडिट रेटिंग और उधार लेने की लागत को भी प्रभावित करता है। यदि घाटा बढ़ना जारी रहता है तो यह उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को जन्म दे सकता है, जो आर्थिक विकास को और धीमा कर सकता है। इसके अलावा यह उधार लेने पर सरकार की निर्भरता को भी बढ़ा सकता है। संभावित रूप से ऋण से जीडीपी अनुपात में वृद्धि हो सकती है। भारत का ऋण से जीडीपी अनुपात लगभग 90% है। यह इंडिकेट करता है कि देश के पास अपने आर्थिक उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च स्तर का सरकारी ऋण है। हालांकि भारत का ऋण से जीडीपी अनुपात कुछ अन्य देशों की तुलना में अधिक नहीं है। मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच रेटिंग्स जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत को एक स्थिर रेटिंग दी, जिसे निवेश ग्रेड माना जाता है। एजेंसियों का मानना है कि भारत में अपेक्षाकृत कम ऋण जोखिम है और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर दृष्टिकोण है। एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्यात है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का पिछले एक दशक में देश का व्यापार अंतर बढ़ गया और विदेशी निवेश गिर गया है। चालू खाता देश के विदेशी व्यापार और सेवा प्रवाह का सबसे बड़ा माप $36 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% के घाटे में था। भारत का चालू खाता घाटा हाल के वर्षों में चिंता का विषय रहा है। देश लगातार व्यापार घाटे और आयात के लिए भुगतान में वृद्धि का सामना कर रहा है, जिससे इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बीच अंतर बढ़ रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार व्यापक व्यापार घाटा निर्यात पर वैश्विक मांग में कमी के प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि वैश्विक मांग में कमी आई है और भारतीय उपभोक्ता की मांग बढ़ रही है और महंगाई में गिरावट और भारतीयों की क्रय शक्ति बढ़ने से खपत और बढ़ सकती है। लेकिन कैपिटल स्पेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग वास्तव में मायने रखते हैं और वे देश के विकास और अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। विश्व बाजार के लिए मैन्युफैक्चरिंग में भारत का मजबूत पक्ष नहीं रहा है। जर्जर बुनियादी ढांचे, महंगी और अविश्वसनीय बिजली, जटिल श्रम और कॉम्प्लिकेटेड भूमि कानून और निराशाजनक नौकरशाही जैसी कमियों के कारण भारत एशियाई औद्योगिकरण दौड़ में पीछे छूट गया है, जिसके कारण जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, वियतनाम और चीन ने औद्योगिकरण की दौड़ में भारत को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब भारत के लिए मौका बना है, क्योंकि चीन की हरकतों की वजह से कई देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग का हब कहे जाने वाले चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा विकल्प भारत ही है। वो भारत ही है जो चीन की जगह ले सकता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है, वो जरूर चेक करिएगा। और भारत अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी तेजी से काम कर रहा है, उसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को शिक्षा प्रणाली में सुधार और मानव पूंजी में निवेश बढ़ाना भारत के लिए एक लीडिंग वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने और अपने नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें
और भाई लोग 96% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।